में अगर जूलॉजी आप पढ़ रहे हैं या कहते हैं बायो के अंदर करते जूलॉजी और बॉटनी दो श्रेणी में बटी होती है, तो उसमें भी जो हम जूलॉजी का जो स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं जिसे कहते हैं कि जीव विज्ञान, तो उसमें भी हमारे जो है जीवों को दो प्रकार से बांटा गया। एक वर्टिब्री कॉलम जिनपे जो है नोटोकॉर्ड बोलते हैं जिसमें बैकबोन पाई जाती है, और एक पे नहीं पाई जाती है, तो ऐसे स्केलेटल सिस्टम। तो हम जो ह्यूमन बॉडी है तो स्केलेटल सिस्टम रहता है, इसको हम जो कार्डेटा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम फिजिकल एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमारा बोन्स का क्या महत्व है, स्केलेटल सिस्टम का क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र। दिस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स। ये सिस्टम में बहुत सी हड्डियों का, बहुत सी प्रकार की हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है आपस में। देयर इज 230 बोन इज चिल्ड्रेन। जो है बच्चों में जैसे बात कर रहे थे लास्ट टाइम, मुझे याद आ गया कि बात चल रही है डिस्कशन यहीं पर, जो बच्चों पे होती है तो 213 बोन होती है, और जब एक चिल्ड्रेन एक एक बड़ी एज में आ जाता है उसकी जो है 206 बोन हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बैक बोन पर कुछ डिफ्यूजन होता है, 7 9 बोन्स का आपस में बनकर वो 7 बोन बनती है, यानी कि टेल पोजीशन पर जो आपकी जो है बैक बोन पाई जाती है, उसमें से लास्ट की जो हड्डियां होती हैं 9, उनमें से डिफ्यूजन होती हैं तो वो बनती है आपस में एक 4 आपस में मिलकर एक हड्डी, एक 5 आपस में मिलकर एक हड्डी है, तो वहां पर ये प्लस माइनस हो जाता है आपका बोन बोन का। दिस बोन डिफर इन शेप एंड साइज। ये आपस में शेप यानी आकार और शेप में यानी बनावट में अलग अलग हो सकती है, एक तरह की कोई भी हड्डी नहीं हो सकती है। यानी कि उस ग्रुप की होंगी तो मेल मिल सकती हैं, लेकिन अलग अलग हड्डियां कई सारी शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, उनके आकार और प्रकार अलग अलग होते हैं। देयर बोन आर ज्वाइंड टुगेदर बाई लिगामेंट्स। ये लिगामेंट के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी कि हड्डियां जो है शरीर का जो ढांचा होता है पूरा, इनको जो मसल्स में जो लिगामेंट्स होते हैं उनके सहारे से ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बोन्स प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द, जो है बोन्स जो है होती हैं आपके शरीर पर एक तरह का प्रोटेक्शन, जो शरीर के अंदरूनी भाग है, जो ऐसे नाजुक अंग होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इनको जो है सपोर्ट करती है। Dislocated organs of our body. Some of the bones act as a lever in our body. कुछ हमारे शरीर की हड्डियां जो होती हैं एज ए लीवर, मीन्स आपको लीवर का मतलब ये हो गया कि कोई अत्यधिक भारी वजन उठाने में सहयोग करती हैं। जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे या आपकी में इसमें भी आएगा अभी टेंसियोलॉजी में, तो लीवर का महत्व समझाया जाएगा कि जब अत्यधिक भार वाली चीज होती है उसको कैसे उठाया जाता है। कभी उठाने में प्रॉब्लम होती है तो लीवर में, एक हम ऐसी बात करें घर पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है तो उसे अगर उठाना है या इधर से उधर सरकाना है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी लोहे की राड लेते हैं, उस राड के माध्यम से नीचे हम थोड़ा सा एक बेस बनाकर लुढ़काने की कोशिश करते हैं, इससे आसानी से लुढ़क जाती है। अगर हम स्वयं करने की कोशिश करें तो नहीं होती। इसी तरह हमें बॉडी होती है, बॉडी की जो हमारे हैंड है, तो हैंड और लेग जो है एक जो है लीवर का काम करती है, अत्यधिक ब्रूटल लुढ़काना है ढलाने का काम। एज एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट में बात करें तो जैसे फुटबॉल होती है, तो फुटबॉल को हमें जब लंबी दूर तक मारनी होती है तो लीवर की तरह अपने टो को जो है इस्तेमाल करते हैं, तब जो है वो फुटबॉल जो है ऊंचाई के साथ कहते हैं किक मारी जाती है तो हवा में उड़ती है, दूसरी तरफ जाती है। अगर हम दूसरी बात करें कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट में जो बैट होता है आपका, तो बैट में जो हैंड्स होते हैं, तो जो हैंड के दोनों लिम्स बोले जाते हैं, तो एज ए लीवर हमारी बॉडी में एज ए लीवर वर्क करते हैं। तो जब भी अत्यधिक जोरदार शॉट मारने होता है तो हम उस लीवर की जो है उसका यूज करते हैं, लीवर की तरह यूज करते हैं। तो ये वर्क हमारे बोन्स के माध्यम से होते हैं। Some of the bones as an active lever in our body. Bones also provide surface for our attachment of the skeleton muscles. In fact, this system is a structure of the bones. Skeletal system can be divided into the two parts of our better understanding. यानी कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम दो प्रकार पर बांटकर पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को जैसे कि हमने डिवाइडेशन आपको किया कि हम एक कार्डेटा एक नॉन कार्डेटा, यानी कि जब आप साइंस को आगे पढ़ते हैं तो एक हड्डियां वाले जानवर एक बगैर हड्डियों वाले जानवर,
तो ऐसे ही हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसमें पहला है एक्सल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सिस स्केलेटल सिस्टम में वो बोन्स आती हैं जो कि हमारे हाथ और पैर को छोड़ दिया जाए, दोनों लिम्स एंड अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स को छोड़ दे, बाकी जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के पर बचता है वह हमारा एक्सिस स्केलेटल सिस्टम में आ जाता है। यानी कि हमारे खोपड़ी की संरचना, हमारे थोरैक्स रीजन की, एब्डोमेन की, ये चीजें जो जितनी बोन्स होंगी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में पहली स्कल की जो है यानी कि चेहरे की जो हड्डियां होती हैं लगभग 28 के करीब पाई जाती हैं। ठीक है। और स्टर्नम आपके एक यानी कि जो थोरैक्स रीजन जो आपकी रिस्ट पाई जाती है, यहाँ पर एक स्टर्नम पाई जाती है। रिप्स 24 जोड़ी आपकी जो है कहती पसलियां पाई जाती हैं। 24 यानी कि 12 पेयर, 12 पेयर, 12 जोड़ी जो है इनका हाफ कर देंगे तो 12 पेयर में पाई जाती है। यानी कि बोली जाती है जैसे कि आपकी कितनी पसलियां, 24। और हाइड बोन्स यानी कि एक पाई जाती है या एक होती है। वर्टिकल कॉलम यानी कि इसमें बताया गया 26 आपकी बैकबोन में 26 होती है एक एडल्ट की, और एक जो चाइल्ड चिल्ड्रन की 33 होती हैं। इतनी आपके एक्सेस स्केलेटल सिस्टम में होती है। अगर हम थोड़ा सा डिवाइडेशन अगर देखें तो इसमें से हमारे जो बोली गई है कि स्कल में कितनी, इनको अलग अलग अगर अध्ययन करें कि अलग अलग कितनी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, तो उसमें से स्केलेटन सिस्टम के जो स्कल हुए हैं उसमें जो हड्डी का डिवाइडेशन किया गया है उसका थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज दे दूं कि जितनी होती हैं। टोटल 28 हड्डियों में जो है एक सिर की हड्डियां जो हम बोलते हैं कपाल की हड्डियां, लगभग सिर के ऊपर भाग में 7 हड्डियां होती हैं। नाक की हड्डियां जो नोज के नोज से जुड़ी होती हैं लगभग 7 होती हैं। और चेहरे की हड्डियां यानी कि ऊपरी जबड़ा नीचे मिला के लगभग 4 होती हैं। और कान की हड्डियां जो ईयर की हड्डियां बोली जाती हैं ये लगभग 6 होती हैं। हाइड बोन्स यानी कि इसको कंठ हड्डी भी बोलते हैं, जो गले के पीछे जो है जहाँ पे कंठ यानी कि जो स्वर आपका लगा होता है, स्वर यंत्र बोला जाता है, उसके पीछे वाली जो हड्डी होती है हाइड बोन्स कहलाती है। वो एक होती है। टोटल मिला के 28-29 की समथिंग होती है। इतनी आपकी जो है स्कल पे पाई जाती है। स्टर्नम मीन्स एक पाई जाती है जहाँ पर ज्वाइंट होता है। आप जो है फिगर अगर किताब होगी तो आप देख सकते हैं स्टर्नम में बीच की जो जिसमें आपकी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, में उसको स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स रिब्स भी 24 होती हैं। इनकी पोजीशन ये होती है कि इनको भी जो है चार तरह से बांट सकते हैं रिब्स को। ये तो इसमें जो हम जो बात करेंगे टू रिप्स जो बोली जाती है, रिप्स इसमें साधारण सा आपको सिंपल से बता दिया जाएगा 24 रिप्स। लेकिन आपके में जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, या आपके साइंस जो है लास्ट चैप्टर मैंने बताया था कुछ बच्चों को कि कितनी रिप्स होती हैं, इनको टाइप्स में डिवाइड करके। तो ऊपरी जो होती है हम कहते हैं ट्रू रिप्स बोली जाती है। ऊपरी पसलियों से लेकर नंबर 7वें नंबर तक, यानी कि 1 नंबर से लेकर 7वें नंबर तक की जो पसलियां होती हैं उनको हम ट्रू रिप्स बोलते हैं। ठीक है। जो स्टर्नम से सीधे जुड़ती हैं। दूसरी नंबर फॉल्स रिप्स यानी कि इन्हें जो है 8वें नंबर से 8वें 9वें 10वें नंबर की जो होती हैं इन्हें हम फॉल्स रिप कहते हैं। ये पसलियां जो है सीधे जो है स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, लेकिन जो है आपस में उसके जस्ट नीचे पोजीशन पर पाई जाती हैं। फॉल्स रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स यानी कि जो है हवा में जो है जैसे आप कहते हैं तैरती हुई, ऐसी कुछ जो है रिप्स होती हैं जो आपस में जो है जुड़ी तो हुई होती हैं रिप्स, लेकिन जो है थोड़ा सा हिलती जुलती ज्यादा रहती हैं। ये जिनका मेन वर्क होता है 11वें नंबर से 12वें नंबर की होती है। 11वें 12वें नंबर की पसलियां होती हैं। ये अधूरी होती हैं इसलिए फ्री फ्लोटिंग भी कहते हैं इन्हें। और ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो है हिलती रहती हैं। ये जो है लटकी हुई सी महसूस होती है आपकी जो है। और इनका जो है काम मेन ये होता है कि आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। तो ये 3 तरह की जो है रिप्स पाई जाती हैं आपकी बॉडी में। जो डिवाइडेशन था, हाइड बोन्स हो गया वोकल के पीछे, और वर्टिकल कॉलम जो है आपकी जो 26 हड्डियां जो पाई जाती है बैक बोन पर। ठीक है। तो इनके अंदर एक खोखली संरचना होती है। इस संरचना का मेन जिसका होता है यूज ये होता है कि ये आपस में जो संरचना होती है 26 बोन की, इसके अंदर से हमारे नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी का डिवाइडेशन होता है हेड से, यानी कि आपके माइंड में जो ऊपर जो बोला जाता है कि माइंड तक पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो भी नसें हैं
वो इसके अंदर से होकर जाती है। अगर कोई बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया और ये अफेक्टेड हो गई आपकी बैकबोन, तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम या किसी तरह के बॉडी में रिलेटेड लोकोमोशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कोई भी नब्ज अगर दब गई तो अपना रिएक्शन कैसा करेगी, ये उस पर डिपेंड है कि वो कितनी हद तक डैमेज हो गई है। तो इसीलिए डॉक्टर को अत्यधिक होता है कि जब ऐसी आपकी हड्डियां टूटती हैं तो एक्चुअली आपको जो है कि डॉक्टर जो है तुरंत हफ्ते 2 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते में चलना फिरना चालू कर देते हैं, या ऑपरेशन की पद्धति से उन्हें अगर आपका जो है बैकबोन वो जो है आपकी हड्डियां टूटी तो हो सकता है कि आपको जो है तुरंत एक 48 घंटे में चलने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर बैकबोन पर प्रॉब्लम आ गई, बैकबोन फ्रैक्चर आ गई, फ्रैक्चर मीन आपको कुछ डिसलोकेशन हो गया बैकबोन का, तो हो सकता है कि आपको लेकर 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक को बेड रेस्ट के लिए बोल देगा, और डॉक्टर बोलेगा कि आपको इस दौरान कोई भी हरकत बॉडी पर यानी कि बैकबोन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हिलना डुलना चाहिए, जिससे कि आसानी से जुड़ सके। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है बैकबोन में कि आपको लाइफ में अभी ना मालूम चले, या कोई बोन्स गलत तरीके से पैटर्न से जुड़ गई तो ऐसी नब्ज दब गई जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हो सकता है कि आपका आगे जाकर हाथ दर्द करे या पैर दर्द करे, जिसके भी एक्सीडेंट ऐसी हुई है, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। या कभी कभी कहते हैं कि बैड पास्चर के कारण, यानी कि उठना बैठना जो तरीका आपका बोला जाता है, कि अगर ये पैटर्न आपका गलत हुआ तो हो सकता है लाइफ में आपको दूसरे तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बैकबोन ये रिलेटेड कि बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट होता है ये बैकबोन पे, जो आपकी जो खोखली संरचना होती है इसमें जो पूरे नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में जाता है, क्योंकि कंट्रोल होता है माइंड से। ठीक है, तो ये अगर कहीं पर कोई भी नर्वस सिस्टम में कोई भी नस दब गई आपकी तो कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसमें से हम बात कर लें थोड़ा सा कि अभी जो आपकी एडॉल्सन एज है इसमें से कुछ गर्ल्स की बात कर लेते हैं, कुछ बॉयज की। अभी भी कुछ बच्चों को हिल्स वाली सैंडल या शूज पहनकर चलने की आदत होती है, अपनी ऊंचाई अत्यधिक बढ़ाने की या फैशन के साथ चलने के। कि फैशन में देखते हैं कि मॉडल्स हमारे कितने हाई हील के जो है शूज पहनते हैं, तो ऐसे ही वो पहनकर चलने लगते हैं। तो इसका इफेक्ट बॉडी पर दूसरा पड़ता है, क्योंकि अभी अगर आप हाई हील भी पहनेंगे तो आपका पोस्चर चलने पे गलत हो जाएगा, जिस कारण से आपके बैक बोन पर इफेक्ट पड़ने लगता है, जोर अत्यधिक, तो जिससे विकृत यानी कि लॉर्डोसिस या कहते हैं काइफोसिस, एक कुबड़ापन भी नजर आने लगता है बॉडी में। बोला जाता है कि आपके जब इस तरह से आप चलेंगे तो हाई हील का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप चलकर प्रैक्टिस करिए, सिंपल शूज साधारण फ्लैट शूज पहनकर चलेंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल समझेंगे। ठीक है, स्पोर्ट में बोला जाता है। अगर आप हाई हील के चलेंगे, रोड पर पहनकर चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जाहिर सी आपके पोस्चर में कुछ विकृतियां आ जाएंगी, डिफॉर्मिटीज, यानी कि किसी को लॉर्डोसिस हो जाएगा, या क्या कहते हैं काइफोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी ऐसा हो सकता है कि जो है किसी का शोल्डर अप एंड डाउन होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि जो है आपकी बैकबोन थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जैसा कि मानकर किसी भी तरह से अगर उठने बैठने का तरीका पे आ जाते हैं कि जब कुछ लोगों को बोला जाता है कि डायरेक्ट झुक जाते हैं, लेकिन बैठने का क्या तरीका, आप डायरेक्ट स्ट्रेट करिए, सीधा बैठने की पोजीशन से आप बैठिए, और झुकने भी साथ तुरंत झुकिए नहीं। कहते हैं जब ऐसी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कराई जाती है, इसीलिए स्पोर्ट में कराई जाती है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी साधारण से बनी रहे, ऐसा ना कोई इफेक्ट पड़े। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी कॉलम में इफेक्ट डालती है, क्योंकि मेन जो है आपकी जो नर्व सिस्टम होती है इसी से कंट्रोलिंग होती है पूरी बॉडी की लोकोमोशन। अगर आपका इफेक्ट पड़ा बॉडी पर तो क्या होगा लाइफ में, अभी हो सकता है कि आपकी एज ऐसी है जिसमें थोड़ा सा आप जो है आपको यंग एज है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, ठीक है, तो मसल्स पर आपको पेन वगैरह ना महसूस हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो आपको एक एज पर ये जो है इफेक्ट जो है देखने को मिलता है कि आपकी जो है किसी चलनशील लोकोमोशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेफ्ट या राइट लेग पर आपको पर्याप्त मात्रा में जोर नहीं मिल रहा, जिस कारण से लंगड़ापन किसी शरीर बॉडी पर चलना स्टार्ट हो जाता है, या किसी सहारे को लेकर चलना पड़ता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण फिर आगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो बॉडी का जो बॉडी जो कहते हैं कि एमआरआई स्कैन एक होता है, तो एक हमारा स्किन जो है मैग्नेटिक जो है एक उस पे आपको गुजारा जाता है, जहाँ पर बॉडी पे कितनी जगह अवरोध है, ब्लड का है या मसल्स का या नर्वस सिस्टम का है, वहां पर डिटेक्ट होकर आता है। उसके बाद डॉक्टर आपको एक सलाह देता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको हो सकता है इस अंग से आगे जाकर काफी दुखना पड़ जाए, यानी कि हो सकता है कि जब चलाएमान नहीं होगा तो आपको काफी दिक्कत होगी, जितनी हैवी होगी उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस जगह की जहाँ की आपकी बैकबोन दब रही है, किस कारण से ये बोन्स में नर्वस सिस्टम आपका दब रहा है, वहां पर ऑपरेशन करता है, उस बोन के ऊपर नर्वस सिस्टम वो वाली नसों को निकाल कर लगा करने की कोशिश करता है, या उधर से बोन कट करके उसको फ्रीली मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस एज में है, अगर आपका सही तरीका अभी से आपने अडॉप्ट कर रखा है चलने फिरने उठने बैठने का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बैकबोन के में मेन वर्क होता है। जो हड्डियां जो है पोली एक कोरस की तरह होती हैं, एक जैसे कहते हैं एक पाइप होता है उसकी तरह संरचना होती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अपेंडिकुलर यानी कि हाथ और पैर की दोनों हड्डियां। अपर लिम्ब 64 आपकी, यानी कि हाथ की पोजीशन पर आपके जो है 64 हड्डियां आ जाएंगी, एक पर 32 और एक पर 32, दोनों हाथ पर 32 बोन्स होंगे। और इसी तरह लोअर लिम्स यानी कि दोनों पैर पर 31 हड्डियां होंगी। तो यहाँ पर डिवाइडेशन आपका दोनों का अलग अलग हो गया। फंक्शन ऑफ द बोन्स, अब जो है बोन्स के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन्स आर गिवन बिलो, नीचे साइड पर जो है फंक्शन जो है उनके दिए गए हैं। प्रोवाइड द सपोर्ट, द बोन्स आर प्रिंसिपल आर organs of the support, they support the होल बॉडी, यानी कि आपके जो स्केलेटल सिस्टम है कि बात की जाए कि आपके में एक सपोर्ट का कार्य करता है, यानी कि जैसे कि एक घर पर आपके हैंगर होता है, हैंगर में कोई कपड़े अगर टांग दिए जाए तो कैसी पोजीशन पे होते हैं, अगर बगैर हैंगर के आप उसी कपड़े को टांगने की कोशिश करेंगे तो क्या उसकी होगी कि आप उठाकर किसी कोने पर फेंक देंगे। अगर सिर्फ कहते हैं मसल्स ही मसल्स होंगी और ऑर्गन्स होंगे तो बॉडी क्या होगी, आप एक जो है एक ढेर की तरह होगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगा, वर्क तो करेगा लेकिन कोई एक्टिवेशन लोकोमोशन नहीं हो सकता। इसलिए बॉडी को सही शेप और साइज देने के लिए कहते नहीं इसका एक वर्क होता है जो प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, won't provide the protection for some of the soft and delicate the organs of the body such as the skull and the pelvis। मीन्स आपकी जो बॉडी में होता है कि एक कहते नहीं कि प्रोटेक्शन, आपके किसी जो अंग है सेंसिटिव ऑर्गन बोले जाते हैं, ठीक, उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपसे बोला जाए कि मस्तिष्क बहुत ही एक नाजुक अंग है। ठीक है, तो मस्तिष्क में क्या कोई चोट लग जाती है, जब आप गिरते हैं या कोई स्पोर्ट के दौरान कोई गंभीर चोट लगती है या आप घर पर गिरे हैं, तो बोला जाता है कि सिर पर अति गंभीर चोट न लगे, जिस कारण से क्या होती है आपकी जो स्कल होती है बहुत ही मजबूत होती है ये हड्डियां सिर की। जिसकी हड्डी सिर की कमजोर होती है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर गिरेगा तो साथ से ब्लीडिंग होने लगती है, सिर फट जाता है। तो ब्लीडिंग हो जाने के कारण अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई घर पर तो सीरियस इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होने पर। या एक्सीडेंट हुआ तो सिर की नसें फट जाती हैं, तो अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गई तो सीरियस उसमें क्या होती है कि क्या होता है, एक जो है आपने देखा है कि सुना होगा कि बीमारी जैसे फिट पड़ना, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मिर्गी के दौरे पड़ जाना। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो आप देखते हैं कॉमनली, या किसी को कुछ समय पर आफ्टर किसी चीज से कहते नहीं कि एक ऐसी हो जाती है जिसके कारण से जो उसका शरीर जो है चेतना शून्य हो जाता है कुछ देर के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि माइंड में अगर क्लॉटिंग हो गई कहीं पर गिरने या सीरियस कभी ऐसी, तो क्या होता है साथ तुरंत डॉक्टर उसको बोलते हैं सीटी स्कैन आप करा लीजिए। सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन के माध्यम से आपके बॉडी सिर के में ब्लड क्लॉटिंग वगैरह या एमआरआई स्कैन के माध्यम से देखते हैं, अगर ब्लड क्लॉटिंग है तो तुरंत एक्सीडेंट के बाद जो है उसको कहते ब्लड क्लॉटिंग हटाने या उसको क्या ट्रीटमेंट के द्वारा जो उसको सही करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया, सीरियसली नहीं लिया, अगर सीरियस है कोई बहुत ही, एक तो ऐसी आपकी बॉडी भगवान ने बनाई हुई है कि कुछ जो सीरियस जहां पर चोट लग सकती है वहां अत्यधिक मजबूत बोन्स दी गई हैं, जैसे आपको बोलेंगे स्कल पर। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो जाती है, तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बोला जाता है कि आप जब गाड़ी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हेलमेट वगैरह इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपकी कोई भी स्कल पे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ यंग एज के बच्चे हेलमेट वगैरह की मेन उद्देश्य समझते नहीं हैं और जो है हाई स्पीड से गाड़ी चलाएं और रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एज एग्जाम्पल मैं आप ही की क्लास में कोई 10th ए में एक लड़का बच्चा था बड़ा अच्छा, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिव था, पढ़ाई में भी बहुत एक्टिव था आपके में, आप ही के साथ में।
तो उसका क्या था कि यही प्रॉब्लम थी कि वो जो है बहुत स्पीड से ओवरब्रिज के पास कहीं पर उसने गाड़ी चलाई थी, जिस कारण से मिस बैलेंस हुआ था और गाड़ी उसकी काफी दूर तक जो है घिसट गई थी। उसके जो है स्कल पर जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ उसकी बैक बोन पर कहते गले के पास, नेक के पास की हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो गई थी, जिस कारण से हैवी सीरियस इंजरी हो गई थी और आगे जाकर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि आगे जो है क्या उसकी लाइफ का द एंड हो गया था। ठीक है, लेकिन क्या था उसके थोड़ा सा वो सीरियस नहीं था। क्या कहें कि क्या इस एज का जो इफेक्ट होता है कि आपको जो बड़े घर के बड़े बुजुर्ग या कोई टीचर है उसको आप ना मानिएगा, लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि जो है इस कैटेगरी का नहीं था कि जो है किसी का जो है बात सही से ना माने। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बच्चा था, पढ़ने में भी था, ठीक है, बहुत अच्छा गेम में भी था, लेकिन वो कहते हैं कि एक थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं था वो अपनी लाइफ को लेकर कहें कि ठीक है, जिस कारण से ये एक्सीडेंट उसके साथ हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट जब होता है पर्सनल तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके घर पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है उस चीज को लेकर। तो क्या होता है कि आप लोगों से यही हमें को सलाह देती है कि आप किसी भी चीज को इतना नॉर्मल लेकर मत चलें, क्योंकि ये बहुत लाइफ जो होती है बहुत ही अनमोल होती है। इसलिए कभी भी आप किसी भी चीज को कोई भी एक्टिविटी करें इसका रिलेटेड, या तो उसको सेफ्टी मेजरमेंट के साथ ही लेकर चलने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी आपकी नजर चूकी है तो दुर्घटना की, तो जो सेफ्टी आपको बनाए जाए सेफ्टी को पर्याप्त मात्रा में मिलती है। भगवान ने नेचुरली इतने वर्ड में नेचुरल रूप से तो दिया हुआ है कि आपको प्रोटेक्शन हो सके, लेकिन उसके साथ ही क्या कहते हैं कि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके जो है कॉम्बिनेशन सही बैठता है। अगर हम जो है कितना भी हम मजबूत हो कितना भी सही हो, लेकिन हम कहते हैं जो है हमने इसको जो है इतनी सीरियसली नहीं लिया, तो क्या होता है उसकी दुर्घटना घट जाती है, अच्छी चीज अच्छी चीज खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह बॉडी के स्कल की है कि आप जो है आपकी संरचना बहुत ही हार्ड बनाई गई है बोन, ये जो है स्किल की सबसे ज्यादा जो है मजबूत जो बोली जाती है आपके जबड़े और स्कल में जो पाई जाती है जबड़े और सिर के अपर पार्ट में जो पाई जाती है, ये बोन जो सबसे मजबूत होती है। क्योंकि अगर चोट लगी तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड कभी कभी ऐसा होता है ये तो जो है आपकी याददाश्त भी चली जाती है, ऐसा ऐसा भी घटनाएं होती हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो इस तरह की जो बोन्स होती है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, आपके जो है स्ट्रक्चर के शरीर के जो नाजुक अंग है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, रिस्ट वगैरह जैसे जो प्रोटेक्शन देती है, हार्ट जैसे रिस्ट जो होती है आपके हार्ट लीवर इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इस टाइप की हड्डियां जो है आपको प्रोटेक्शन देती है। थर्ड है बोन सिस्टम प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। Bone system provide the surface for the attachment of the skeletal muscles. These bones frameworks afford the attachment for the soft part, maintain them in the right position, cover them, help to control and direct in the internal posture and giving the stability of the whole body. आपकी जो बॉडी में जो है बोन्स वगैरह जो स्कीलेटल सिस्टम में दी होती है कि जो है मसल के साथ में इनका अटैचमेंट होती है, लिगामेंट वगैरह होती है, मसल जो आपके बॉडी में लगभग 650 मसल जो है पाई जाती है। कि जैसे आपकी जो है पैर पर काफ मसल पाई जाती है, थाई मसल पाई जाती है, और बॉडी पर सबसे लंबी मसल जो पाई जाती है इसको हम टेलर मसल बोलते हैं। यानी कि यह आपके एक कमर के पोजीशन से यानी कि एब्डोमेन पोर्शन से स्टार्ट होकर आपके लेग के नीचे आपके पंजे तक दिख जाती है पत्ते। तो क्या होती है ये जो है आपकी बॉडी में अटैच जो है बोन्स के साथ अटैच रहती है मसल, तो इनका वर्क जो आता है सही दिशा में आप जैसे आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनमें सहयोग करना, सहयोग करने के लिए बोन्स का लोकोमोशन में सहायक जैसे कि एक स्ट्रक्चर दिया होता है स्केलेटन सिस्टम में, स्केलेटन वगैरह से में जो लोकोमोशन में जो है सहायता प्रदान करता है मसल का काम, और जो भी शरीर को जो है अंगों को जो सुरक्षा प्रदान करना का ये साथ मिलकर जो है काम करते हैं, तब जो है बॉडी का जो है अन्य एक्टिविटी होती है। बोन सिस्टम गिव द शेप ऑफ द बॉडी। The bones play the vital role of the shaping of the body, may be responsible for the long and short मीन्स आपकी जो बॉडी होती है उसको जो कहते हैं कि एक कुछ
लंबे आकार में, कुछ जो है छोटे आकार के होते हैं। तो ये आपकी मसल्स पर ना डिपेंड होकर, आपके ऑर्गन्स पर ना डिपेंड होकर, यह बॉडी स्केलेटल सिस्टम पर आधारित होती है। यानी कि इसको बताएं कि एक एक तो आपका फैक्टर होता है जो छोटा छोटा या हाइट में लॉन्ग या देखा तो शॉर्ट था होना। तुमने ये वाला है ना। हाँ ये तो ना ये वाला है मोहम्मद हाशिम, बेटा अपना म्यूट करो। देख तो चुके हो। इधर आजा पूरा थोड़े सामने। मोहम्मद हाशिम, कहाँ गया? कौन देखा था? मैं इसको जग नहीं देखी कभी तो बेटा मोहम्मद हाशिम, अब हम बात कर रहे थे इसमें से आपके ये बीच में जो डिस्टर्बिंग वॉइस हो जाती है, क्या रिदम टूट जाता है किसी भी चीज को बताने से। इस चीज का आप ध्यान रखें। आपको घर पर बातें करनी है तो आराम से आप बंद कर दो, आराम से जो है बात क्लियर कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पर क्लास पर आप जो है डिस्टर्ब क्रिएट करते हो, और क्या होता है ये रिदम टूट जाता है किसी चीज को। आप जो बताना चाह रहे हो आगे आगे मिस्टेक करने लगता है। क्या है कि हमें कितना खत्म करना है, ये सब चीजें डिसबैलेंस हो जाती है पढ़ाई के दौरान। इस चीज को आप कंट्रोल में रखा करिए। आपने भेजिए तो कि जो है ये बीच में जो है अनम्यूट करने की कोशिश ना किया। अगर करना है तो आराम से आप उसको जो है बंद करिए और वहां जाकर बात कर लीजिए जो भी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बोन्स के शेप एंड साइज की आपकी जो हाइट फैक्टर होता है, तो हाइट फैक्टर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर आपको क्या होता है, बोलता है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई। तो ये बोन्स में जो पाई जाती है जो है, तो क्या होता है कि आप कभी कभी एक फैक्टर काम करता है कि आपकी जो कहते हैं जो साइज होता है, यानी कि एक शॉर्ट हाइटेड और लॉन्ग हाइटेड। तो इफेक्ट क्या करता है, हड्डियों की संरचनाओं का ध्यान करता है, किसकी कैसी हड्डियां। नंबर दो, एक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कहते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है इस पर बोन्स की जो है। क्योंकि एक तो हो गया कि आपके बोन्स में कि शॉर्ट हाइटेड हो गया, आपके बोन्स कमजोर थी, वीक थी, जिस कारण से आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी से सजेशन लेंगे, वो यही कहेगा कि आप अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम वगैरह का यूज अत्यधिक करें। यानी कि जैसे कहते हैं कि मिल्क वगैरह, या कैल्शियम से बनने वाला पनीर वगैरह हो गया, या कहते हैं अंडे वगैरह जो नॉनवेज खाते हैं, उस चीज का अत्यधिक प्रयोग करें, जिस कारण से बोन्स अधिक मजबूत होंगी। ठीक है, तो एक एज फैक्टर में कहते हैं कि एक अडल्ट एज पर भी एज की लंबाई ग्रोथ का इफेक्ट भी पड़ता है, कि हर एज पर इसके बाद जो है एडल्ट इसके बाद जो है आपकी हाइट जो है फिर बढ़ना बंद कर देती है। तो गर्ल्स और बॉयज में दोनों पर अलग अलग इफेक्ट डालता है। तो गर्ल्स में क्या बोली जाती है, 11 to 17 के बीच पर एज जो है हमारी क्या होती है, कुछ जो है तेजी से बढ़ती है। और बॉयज में यही चीजें होती हैं, बॉयज को जो होता है 12 to 18 ईयर के बीच पर होता है। इसमें लॉट ऑफ चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में। जो है आप जो पढ़ेंगे अब टेंथ में या फिफ्थ में, मेरे साथ इंग्लिश में मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, आप लोग सिलेबस में ही है एडॉप्शन स्टेज करके। तो उसमें टाइप्स आपकी आपके में हो सकता है, इस समय एक करके यहाँ पढ़ता है कि आप लोग खाने पीने की जो इच्छाएं होती हैं अपने अनुसार, यानी कि पौष्टिक चीजों पर ध्यान कम देना, फास्ट फूड जंक फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देना, कम पौष्टिक होते हैं, जिस कारण से इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है उस पर। क्या है कि आप अत्यधिक जो है इस तरह के ऑयली फूड खाएंगे तो आपके हेल्थ पर भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। और कई भी इफेक्ट पड़ते हैं जो अभी जो आगे होगा तो इस पर बता देंगे। नहीं तो जनरली जैसे कि आपका एक होता है वॉइस चेंज। क्या इस एज पर क्या होता है, वॉइस का वॉइस चेंज होती है, उनकी अत्यधिक मोटी सी आवाज या कहती है आवाज भारी हो जाती है। और गर्ल्स में क्या हो जाता है कि उनकी जो है वॉइस जो है चेंज होकर थोड़ी सी पतली सी हो जाती है। ठीक है, इस एज पर आने के बाद क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स एग्रेसिव यानी कि अत्यधिक मात्रा में जो है एक एग्रेसिव यानी कि बहुत किसी बात को कोई कहे तो आप साथ तुरंत उसको ना नुकसान करना, या अपने जो आसपास के जो आपके मित्र वगैरह कह रहे हैं वही बात आप मानते हैं, ये चीज होती है। मोहम्मद इमरान, हाँ हाँ मोहम्मद इमरान, यस सर। बेटा ये मैच क्यों आपका जो है ओपन हो रहा है? सर बाय मिस्टेक हो गया था सर, सॉरी। वहाँ तो पता चल जाएगा। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, इसमें कुछ फैक्टर होते हैं ठीक है एडल्ट एज के। तो आप अगर इस एज पर आपने कुछ भी ऐसा बिहेव कर दिया जिस कारण से बॉडी पर
डिफॉर्मिटीज आ गई, जब विकृतियां हो गई, उस कारण से हो सकता है आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो जेनेटिकल फैक्टर होता है कि आपके अगर मदर या फादर में कोई जेनेटिकली साइड हार्ट पर शार्ट हाइट में है, तो हो सकता है कि आप भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ठीक है, लेकिन इसके मेंटल खिलाफ अगर आप जाएंगे तो साइंस के कुछ हैं कि सिद्धांत हैं, उसके आधार पर आप जाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जेनेटिकल इफेक्ट कैसा पड़ता है। कि कभी कभी होता है कि घर में दोनों लोग अत्यधिक लंबाई में ठीक ठाक है, पर यह जो ऑप्शन एज ग्रोथ मानी जाती है जेंट्स की, इंडियन कल्चर में वो 5.6 से लगभग 6 मानी जाती है, और जो है गर्ल्स की जो है 5.12 से लेकर 5.5 तक लगभग मानी जाती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी शॉर्ट हार्टेड कि आपके यानी कि नाना नानी या कहते हैं कि बाबा या दादी में से कुछ शॉर्ट हार्टेड है, तो उसका इफेक्ट जो है होता है, क्या बच्चों में इफेक्ट देखने को मिल जाता है कभी कभार। कुछ बच्चे तो घर पे आपने देखा कानून जनरली जो है लंबे होते हैं, कुछ जो है शॉर्ट हार्टेड हो जाते हैं। ये इफेक्ट पड़ता है जेनेटिकली। तो ये जेनेटिकली जब पोषण होगा उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंटल लॉ वगैरह, तो उसके सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सिद्धांत दिए हैं, उस आधार पर ये इफेक्ट पड़ता है जेनेटिकली। तो जो जेनेटिकल फैक्टर पड़ता है तो उसमें तो ठीक है कि आपकी जो है एज को जो है आप एक जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट हाइटेड है मान लीजिए मदर फादर दोनों ही, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी शॉर्ट हाइटेड होंगे। लेकिन अगर किसी जो फादर अच्छे हाइट में अच्छे हैं, मदर फादर थोड़ा ठीक कुछ कंडीशन कुछ ऐसी है छोटी है, हो सकता है कि बच्चे कुछ जो है लंबे या कुछ ऐसे हो सकते हैं या बीच के हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक जेनेटिकल फैक्टर है। लेकिन एक ऐसा फैक्टर हम मान के चलते हैं कि लगभग 25% देखने को मिलता है, लेकिन 70% जो हाइट फैक्टर डालता है वो आपके खाने पीने की पद्धति या पैटर्न पर इफेक्ट डालता है। कि आपकी अगर गुड क्वालिटी के आप फूड ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड खाने का अच्छा मतलब ये कि आपको जो न्यूट्रिशन आवश्यक है इस शरीर के लिए, बॉडी के लिए, जिसमें से आपको बोला जाता है कि न्यूट्रिशन आपके जो मेन बोले जाते हैं क्या है कि हम्म, सही मात्रा में कैल्शियम का उपयोग हड्डी से रिलेटेड, अगर हम बात करें जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ठीक है, ये चीजें जो आपको सही जितनी भी मात्रा में क्वांटिटी में जिस समय आवश्यकता उस समय आपको मिलेगी एज ग्रुप के अनुसार, तो ठीक आपकी बॉडी जो है सही चलेगी। लेकिन जब कम या ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बॉडी में हाइट का फैक्टर डालती है और बॉडी के शेप और साइज पर भी इफेक्ट डालती है। यानी कि कभी कभी आप देखेंगे कुछ बच्चे अत्यधिक मात्रा में फैटी हो जाते हैं, तो अत्यधिक फैट का जब यूज करने लगते हैं, यानी ऑयली फूड या कुछ ऐसा जंक फूड या कहते हैं शुगर या फैट का ज्यादा सेवन करने लगते हैं, तो जो फैटी हो जाते हैं उनको जितनी आवश्यक है कैलोरीज की उससे ज्यादा वही यूज करने लगते हैं, तभी ऐसा पड़ता है। कि एक इस एज ग्रुप पर जैसे कि 16 की हम बात करें, 16 के बीच पर एक जो है कैलोरीज जो आवश्यकता पड़ती है, तो जनरली सी एक गर्ल्स के लिए 1800 कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है, और बॉयज के लिए समथिंग की 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर इससे आप बिलो कैलोरीज ले रहे हैं तो शायद बात है कि आप में कुछ बीमारियां ऐसी देखने को मिल सकती हैं कि जो है शेप और साइज में इफेक्ट डाले। और अत्यधिक मात्रा में जैसे ले रहे हैं तो आपके देखेंगे इस एज में कभी कुछ फैटी बच्चे हो जाते हैं, कुछ अत्यधिक कि क्या होता है उनका खाने पीने का तरीका कुछ गलत हो जाता है, जिस कारण से अत्यधिक फैट उनके शरीर में उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण से आगे जाकर कुछ अलग तरह की बीमारियां, हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां डेवलप करने लगती हैं उसके शरीर पर। पहले जैसे कि आपको डायबिटीज बोली जाती है, या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो है डेवलप होने लगती हैं। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम जो शेप और साइज की बात कर रहे थे कि बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये आपके एज पर हम बात कर रहे थे कि जो है सही क्वांटिटी में अगर आप जो है यूज कर रहे हैं जो भी आपको चाहिए होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, तो आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ करेगी। अगर कमी है किसी कारणवश तो हो सकता है कि जो है आप में जो है बॉडी पर इफेक्ट दूसरा पड़ेगा, कुछ कारण या कमजोरी या वीकनेस हो सकती है, ठीक है। ऐसे है जो लीवर, लीवर की तरह जो है बॉडी के जो पार्ट जैसे मैंने बताया हाथ और पैर जो है आप जो है यूज करते हैं, और जो है उनका यूज पैसिव इंस्ट्रूमेंटल द लोकोमोशन, यानी कि आपको जो लोकोमोशन होता है शरीर पर बॉडी के चलन जो है इधर जो है इसके कारण बॉडी के जो लोकोमोशन सहायता करती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स,
आपका टाइम लगभग खत्म हो रहा है। क्लासिफिकेशन आपका जितना खत्म होना उतना कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स, बोन्स जो है आकृत आकार के आधार पर उसके ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या उसके आधार पर इनको कई भागों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो बोन्स के साइज और उनके आकार बनावट के आधार पर उनको जो है विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। तो these are follows the long bones. Long bones are the found mainly in the upper and the lower limb. आपके जो है जो लॉन्ग बोन्स जो है होती हैं वो आपके ऊपरी हाथ पर पाई जाती हैं और हाथ पर और पैर पर पाई जाती हैं। As an active lever in our body in the help is making the movement pathway। यानी कि हम कहते हैं जैसे बताया है अभी आपको कि पैर का यूज हम कैसे करते हैं कि फुटबॉल को खेलते समय हमें जब लंबी दूर की किक लेना होता है तो एज ए लीवर यूज करते हैं अत्यधिक दूर तक फेंकने के लिए, या हाथ से हमें अत्यधिक मात्रा में दूर तक शॉट, क्रिकेट पर शॉट खेलना है या कोई ऐसा शॉट, बैडमिंटन खेलना है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कोई भी शॉट अत्यधिक दूर तक हमें जो है किसी चीज को फेंकना है तो लीवर का यूज करते हैं। अत्यधिक दूर तक थ्रो करना है तो हमारे हाथ एज ए लीवर की तरह से थ्रो किए जाते हैं। या अत्यधिक वजन उठाने के लिए कि जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह है उसमें उठाने के लिए जो है लीवर का कि बॉडी से कितनी दूर और कितनी पास है अपना जो है संतुलन बनाना इसका यूज करते हैं। लाभ हो सकते हैं ह्यूमरस एंड ह्यूमर होती है आफ्टर द स्टार्ट एंड द टू each only due to the their length. These are the called the long bones, जो हाथों और पैरों में के पाए जाते हैं long bones के नाम पर जाते हैं। ये सबसे इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सबसे कभी कभी जीके में या कभी हो सकता है इसमें पूछ दे लॉन्गेस्ट बोन या लॉन्ग बोन कौन सी होती है, इस चीज को आप याद कर लीजिए कि आपके में कौन सी लॉन्ग बोन होती है। थर्ड बोन्स, दीज बोन्स आर द थर्ड इन द लेग, जो बॉडी में जो छोटी आकार की होती है वो थर्ड बोन कहते हैं। Hence, these are called the short bones or the infantile carpus and the tarsus and the called short bones. तो है short bones के carpus and tarsus कहलाते हैं जो short bones। These bones are light in the weight, ये जो है आकार में जो है वजन पर होती होती है। But all the strong these bones are made from the osseous bones tissue. These bones are the covered with the compact tissue. They help in the string the force। ये जो हड्डियां जो है होती हैं हमारी जो सात बोन हैं तो ये हमारे उस पार्ट पर पाई जाती हैं बॉडी के जो मेटाकार्पस बोली जाती है, यानी कि हाथ और पैर पर ये मेटाकार्पस जो है आप जो पढ़ेंगे कि जो फिंगर के पास जो पोजीशन होती है वहां पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो टाइम लगभग 10 बज गया है तो आपका टाइम ओवर हो गया है, यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक